सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो यू मे हैव ऑब्जर्व कि मई मंथ की शुरुआत से ही हमारे मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुके हैं, जहां पर एक दिन हमारे मार्केट्स अगर ओपन होते हैं रेड में और अगर उसी मार्केट की ड्यूरेशन में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट में लाइक दिस, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो उसके तुरंत बाद आपको मार्केट में एक सडन अप मूव देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप निफ्टी के विक्स इंडेक्स को भी देखो, जो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी को दिखाता है, तो ये इंडेक्स भी आपको ये शो करता है कि अप्रैल के मंथ तक जहां पर इसकी वैल्यू 10 के अराउंड ट्रेड कर रही थी, यही आज के टाइम मई के मंथ में जंप होकर 20 के अराउंड हो चुकी है। विच शोज के पिछले एक मंथ में हमारे मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है वो लगभग डबल हो चुकी है। अब इन सारी चीजों के चलते इन्वेस्टर्स के दिमाग में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये कि जो पिछले एक साल में मार्केट्स में हमें एक बुल रन देखने को मिला है, क्या इलेक्शन के बाद भी ये जो बुल रन है कंटिन्यू देखने को मिलेगा या फिर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो भी पार्टी इस पूरे इलेक्शन में जीती है, इसका कैसा और किस तरह का इंपैक्ट होगा मार्केट्स पे। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरे ड्यूरेशन में इलेक्शन से पहले और इवन इलेक्शन के बाद ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करने में हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सेफ भी रहेगा और इवन हमें ऑप्टिमम रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं तीन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे एक ऐसा पैटर्न भी शो करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको इस पूरे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज अपने 10 सेकंड देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अब विद दिस मैं आपको हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, जहां पर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वेयर कैन आर मार्केट्स हेडेड आफ्टर इलेक्शंस। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे आज से पहले जो 4 इलेक्शंस हुए हैं उसके डेटा पे आपको लेके चलूंगा एंड हम ये एनालाइज करेंगे कि उस पूरे ही ड्यूरेशन में हमारे मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 4 इलेक्शंस ही क्यों लिए हैं आज से पहले। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इससे पहले यानी 2004 के इलेक्शन से पहले हमारे निफ्टी का जो वैल्यूएशन था उसका प्रॉपर डेटा मुझे मार्केट्स का दिखा नहीं ऑनलाइन, जिस वजह से प्रॉपर डेटा का एविडेंस ना होने की वजह से मैंने केवल पिछले 4 इलेक्शंस ही लिए हैं ना। अब मैं आपको एक टेबल पे लेके चलता हूं जिसमें ये डिनोट किया गया है कि हमारे निफ्टी 50 ने पिछले 4 इलेक्शन ईयर्स में किस तरह की परफॉर्मेंस की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पूरे ही टेबल्स हैं, इसमें सबसे पहली जो टेबल है वो 2004 के इलेक्शन को डिनोट करती है, सेकंड टेबल 2009 के इलेक्शंस को, थर्ड टेबल 2014 के इलेक्शन को और जो फोर्थ टेबल है वो 2019 के इलेक्शन को डिनोट करती है। अब इसमें अगर आप देखो तो मैंने डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि जहां पर हर इलेक्शन ईयर के एक दिन पहले यानी रिजल्ट के एक दिन पहले से लेके रिजल्ट के 6 महीने पहले तक निफ्टी फिफ्टी ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो उसका डेटा पूरा अवेलेबल है। और इवन जब रिजल्ट्स अनाउंस हो गए तो फिर उसके 1 या 2 दिन बाद से लेके 6 महीने तक निफ्टी फिफ्टी ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसका आपको पूरा डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डेटा को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो 2004 के इलेक्शन में एज यू कैन सी कि निफ्टी ने विद इन 2 डेज 20% का करेक्शन दिखाया और फिर 6 मंथ बाद आपको वापस से जो निफ्टी फिफ्टी है वो पॉजिटिव देखने को मिला। इसके अगेंस्ट अगर आप 2019 के इलेक्शंस देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद से मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला 17% का और फिर आपको अगेन 6 मंथ बाद 37% का रिटर्न देखने को मिला। और अगर आप 2014 और 2019 के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद देखोगे तो आपको मार्केट फ्लैट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इस पूरी टेबल में आपको कोई भी सिमिलैरिटी या कोई पैटर्न बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा, बट पैटर्न आपको नजर आएगा जब आप इस पूरी टेबल के जो सारे इलेक्शन के डेटा है इसको आप ईयर वाइज देखोगे। अब सबसे पहले मैं आपको 2004 के इलेक्शन के सिनेरियो पे लेके चलता हूं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट पावर में थी और सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि यही जो गवर्नमेंट है ये फिर से पावर में आएगी और यही मार्केट्स को भी एक्सपेक्टेशन थी एंड इसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने अपने आप को फैक्टर इन कर रखा था। पर इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो एनडीए गवर्नमेंट के एकदम अपोजिट आते हैं, जिसके चलते मार्केट के लिए बहुत बड़ा जर्क होता है, जिसके चलते मार्केट्स विद इन 2 डेज 20% का करेक्शन दिखाते हैं। जहां पर आप डेटा में भी देख सकते हो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के 10 दिन बाद भी मार्केट्स 9% से डाउन होते हैं। पर इसके बाद अगर आप देखोगे तो विद इन 6 मंथ्स मार्केट्स फिर से रिकवर कर जाते हैं और 9% का पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। अब इसके पीछे का अगर आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो राइट साइड में आपको निफ्टी फिफ्टी के पी रेशियो देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ रिजल्ट्स आए और वो पावर में नहीं आई तो ये मार्केट्स के लिए जर्क तो था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट का जो पी रेशियो था वो केवल 15 था, जो कि एक अंडर वैल्यूड स्टेट पे था। अब उस जर्क के चलते जब मार्केट और फॉल हुआ तो ये जो पी रेशियो है ये और अंडर वैल्यूड स्टेट पे आके 13 के राउंड ड्रॉप हो गया और 13 का पी रेशियो काफी काफी अंडर वैल्यूड पी रेशियो था। इसके चलते मार्केट में हैवी बाइंग हुई एंड विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर मार्केट फिर से रिकवर कर जाते हैं। इसके अराउंड अगर आप 3 मंथ पहले भी देखो रिजल्ट से तो आपको समझ में आएगा कि -10% के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जब मार्केट में जो पी रेशियो था वो इनके एवरेज मीडियन पी के ऊपर था, यानी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। इस वजह से मार्केट में हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। यही चीज अगर आप 2009 के इलेक्शन रिजल्ट्स में देखोगे तो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट्स थे
इसमें जो आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा और इसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीज़न है कि अगर आपको पता हो कि 2008 के अराउंड हमें लेमन्स ब्रदर्स क्राइसिस देखने को मिला था एंड इसी वजह से ओवरऑल मार्केट में हमें 2009 में जो रिकवरी देखने को मिली, वो एक नॉर्मल रिकवरी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी थी, जिसकी वजह से अगर आप इधर देखो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, जिसके चलते 10 दिन बाद भी मार्केट ने 12% का रनअप दिया था। इस 12% के रनअप की ड्यूरेशन में अगर आप मार्केट का पी रेशियो देखो तो 20 के अराउंड था, जो कि एक फेयरली वैल्यूड रेंज में था बट स्टिल अंडर वैल्यूड नहीं था। बट क्योंकि 2008 के क्राइसिस के बाद की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, तो हमें देखने को मिलेगा कि पी रेशियो 20 होने के बावजूद 6 मंथ बाद भी 37% तक मार्केट ने रिटर्न दिए, जब हमारा जो पी रेशियो है वो क्लाइम करके 23 हो गया। तो इसीलिए हम इस पूरे ईयर, इलेक्शन ईयर का सिनेरियो नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज इधर इससे पहले वाले ईयर की क्राइसिस के चलते जो रिकवरी थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स थे वो अप्लाई नहीं हो रहे थे मार्केट पे। अब इसके बाद मैं आपको 2014 के इलेक्शन रिजल्ट्स पे लेके चलता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी ऑल नो कि बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है, यही मार्केट को एक्सपेक्टेड भी था और ये मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन भी हो चुका था। इसी वजह से आप देखते हो कि रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट कोई बहुत बड़ा अपमूव नहीं दिखाते और विद इन 10 डेज हमारे मार्केट फ्लैट रिटर्न देते हैं, जो कि केवल 2% का ही जंप देता है। जहां पर अगर आप पी रेशियो वाइज यानी वैल्यूएशन वाइज मार्केट को देखोगे तो 20 के पी के अराउंड ट्रेड कर रहा था, जो कि एक फेयरली वैल्यूड रेंज थी। इसके बाद विद इन 6 मंथ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 16% का जंप दिया, जहां पर हमारा जो पीई रेशियो था वो 21 के अराउंड था। और अगर आप रिजल्ट्स के पहले भी देखो तो रिजल्ट के 6 मंथ पहले मार्केट 18% अप थे, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पी रेशियो था वो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अब आओगे अगर आप 2019 के इलेक्शन पे, तो इस केस में भी बीजेपी जीतती है और ये मार्केट को एक्सपेक्टेड भी था। तो पहले की ईयर की तरह इस बार भी आप देखोगे कि मार्केट के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन के आपको मार्केट में कोई बहुत बड़ा रनअप देखने को नहीं मिलता और केवल 3.7% का ही जंप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो 29 का पी चल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन प्रेडिक्ट कर रहा था अकॉर्डिंग टू द मीडियन 5 ईयर्स पी रेशियो। एंड इसी वजह से अगर आप देखोगे कि इवन बीजेपी की विक्ट्री के बाद भी 6 मंथ बाद मार्केट में हमें केवल 2% के ही रनअप देखने को मिलते हैं, यानी इस पूरे 6 मंथ में मार्केट नेगेटिव ही रिटर्न देता है, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मार्केट में जो ओवरऑल पी रेशियो था वो 27 के राउंड, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड था। तो यहाँ पर आप इन चारों ही केसेस से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहला तो ये कि सबसे पहले मार्केट जिस भी पार्टी को विनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, अगर वही पार्टी मार्केट में जीतती है तो उसके जो रिजल्ट है उसको मार्केट्स ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होता है। इसी वजह से इवन उसके जीतने के बाद भी मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलता। बट अगर एक पार्टी के रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस केस में बीजेपी का देखो, तो अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस किसी तरीके से या इंडिया अलायंस किसी तरीके से जीत जाती है, तो ऐसे में मार्केट में आपको बहुत बड़ा जर्क देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट में ये अनएक्सपेक्टेड था। पर जैसा कि आपने इन रिजल्ट्स में देखा कि ये जो जर्क होगा ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पे नहीं होगा, ये केवल एक शॉर्ट टर्म जर्क होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे जाओगे तो इवन मार्केट की जो वैल्यूएशन है और जो पी रेशियो है वही डिसाइड करते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है। तो इसी के बेसिस पे राइट नाउ अगर हम मार्केट्स की वैल्यूएशंस को देखें तो राइट नाउ मार्केट में जो हमारा पी रेशियो है वो 21.2 का चल रहा है, जिसको अगर आप कंपेयर करोगे मार्केट्स निफ्टी 50 के 5 ईयर्स के मीडियन पी रेशियो से तो वो 25.68 का है, विच शोज के करंटली हमारे मार्केट्स भले एक अंडर वैल्यूड स्टेज पे ना हो बट स्टिल एक फेयरली वैल्यूड रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि मार्केट्स में रिजल्ट्स के बाद भी भले ही हमारे मार्केट्स तुरंत एक बहुत बड़ा अपमूव ना दें, बट इन द लॉन्ग रन अगर इन सारी कंपनीज में यानी निफ्टी 50 कंपनीज में अर्निंग्स ग्रो करती हैं तो ऐसे मार्केट्स में एक अच्छा खासा निफ्टी में अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो विद दिस हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि इस पूरे ही इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो भी पार्टी जीतती है और जिस भी पार्टी को जितनी भी सीट्स मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट्स पे। तो इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले ही मार्केट में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ी, जो कि ये बता रहा था कि इस पूरे इलेक्शन में जितने भी बीजेपी वगैरह और दूसरी पार्टी सीट जीतेंगी उसके 3 से 4 सिनेरियोज बनेंगे हमारे मार्केट्स पे। अब ऐसे में सबसे पहला सिनेरियो आता है जो कि मार्केट को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, जहां पर अगर इन केस बीजेपी 303 से सीट से ज्यादा लाती है तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी जहां पर पॉलिसी मेकिंग भी एकदम स्मूथ होगी। अब अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में जिन जिन सेगमेंट्स पे फोकस किया है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इवन सेमीकंडक्टर जैसी फील्ड हो गया, इन सारी फील्ड में जिन भी सारे स्टॉक्स हैं स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, इनमें आपको वापस से काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। और आपको ये जानना है कि बीजेपी ने 2024 के अपने मैनिफेस्टो में कौन से सेक्टर और स्टॉक के ऊपर फोकस किया है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद जाके आप उसको भी देख सकते हो। अब इसके अलावा सेकंड केस बन सकता है कि जितनी सीट्स मार्केट बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम सीट्स वो लेके आती है, फॉर सपोज 273 से 302 के बीच में बीजेपी की सीट्स देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट को एक्सपेक्टेड नहीं है एंड इसीलिए ऐसा होने पे एक शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है,
जहां पर एक महीने की ड्यूरेशन में हो सकता है हमें 10 से 15% तक मार्केट फॉल होते हुए देखने को मिले। बट ये जो मार्केट है ये वापस से रिकवर कर जाएगा। तो इसका रीजन ये है कि मार्केट के केस में क्योंकि बीजेपी ही पावर में आएगी। बट जो सिनेरियो चेंज होगा वो ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट होगी एक सोशल सपोर्ट से बनेगी। अब सोशल सपोर्ट से क्योंकि गवर्नमेंट बनी है तो दो चेंजेस होंगे। सबसे पहले जो बीजेपी ने पॉलिसीज वगैरह पे फोकस किया है वो तो वैसा ही रहेगा। बट इसके अलावा ये फोकस किया जाएगा कि गलती कहाँ पर हुई है, और जो रूरल वेलफेयर वगैरह है उसकी स्कीम्स पे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो रूरल डिमांड डिमांड है वो वापस से इंप्रूव होगी, और ऐसे केस में एफएमसीजी और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है उनमें हमें एक वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद थर्ड केस बन सकता है कि सेकंड केस से भी कम सीट्स आए, जहां पर 230 से लेकर 273 सीट्स के बीच में अगर आती है तो ऐसे केस में जो शॉर्ट टर्म फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा वो और भी बड़ा हो सकता है। और ये जो फॉल है इसकी रिकवरी में भी आपको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम देखने को मिल सकता है। और उसका रीजन सिंपल सा है कि ये जो पॉलिसीज वगैरह बीजेपी ने बना रखी हैं उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अब चीजें नहीं चलेंगी और चीजें बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे केस में आपको मार्केट में जो रिकवरी है उसको होने में लगभग 5 to 6 मंथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ केस देखने को मिले जहां पर सीट्स इससे भी ज्यादा कम होगी तो ऐसे में मार्केट में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज बीजेपी की जितनी पॉलिसीज वगैरह हैं इन पे एकदम स्टॉप लग जाएगा और फ्रेश न्यू पॉलिसीज बनेगी। तो ऐसे में जितने भी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आज आपको भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये रैली आपको यहां से एंड होते हुए देखने को मिल सकती है। नाउ विद दिस आते हैं अपने थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इस पूरे ही इलेक्शन की ड्यूरेशन में हम अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करें और अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से डिजाइन करें कि अपने पोर्टफोलियो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स भी पा पाए और इवन अपने पोर्टफोलियो को रिस्क एडवर्स भी बना पाए। पर इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो और इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग डिफरेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जिधर मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह की इन डेप्थ कमेंट्री आपको देता रहता हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसे स्टेज पे सेक्टर्स और स्टॉक्स को चूज करने से पहले आपको दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट एकदम लॉजिकल है कि ऐसे स्टॉक और सेक्टर को चूज करिए जो कि वैल्यूएशन वाइज आपको एक अंडर वैल्यूड स्टेज पे मिल रहे हो। और सेकेंडली अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ आपको ये भी पता हो कि इवन कोई भी पार्टी अगर पावर में आती है तो उसके बावजूद अगर इकोनॉमी वाइज इंडिया को ग्रो करना है तो उस सेक्टर का ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके केस में सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आपको देखने को मिल रहा है वो है प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर का केस, जहां पर आज के टाइम अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों में अराउंड 96% के ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ओवरऑल 152% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। वहीं इसको कंपेयर करोगे आप निफ्टी बैंक से तो लास्ट 5 सालों में निफ्टी बैंक ने केवल 62% के रिटर्न दिए हैं, जो कि साफ ये चीज दिखाता है कि निफ्टी बैंक ने इन सारे ही सेगमेंट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अब इसी निफ्टी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं तो अगर आप लास्ट 3 इलेक्शन ईयर्स को देखोगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि इन तीनों ही इलेक्शन ईयर्स में वो कौन से सेक्टर है जिन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें निफ्टी जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसने 2009 में 88% के रिटर्न, 2014 में 57% के रिटर्न और 2019 में 25% के कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं, जो कि ये शो करता है कि निफ्टी का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसने तीनों ही जो ईयर है इलेक्शन के उसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद जो निफ्टी ऑटो है उसने 2009 में 194% के रिटर्न और 2014 में 56% के कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं, बट इसने 2019 के इलेक्शन ईयर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इसके बाद अगेन आ जाता है निफ्टी बैंकिंग सेक्टर, जहां पर 2014 में इसने 64% की रिटर्न और 2019 में इसने 18% के रिटर्न दिए थे। तो यहां भी आपने देखा कि कैसे पिछले 3 इलेक्शन ईयर में निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर ने किसी भी और सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। बट स्टिल मैं आपको इंकरेज करूंगा कि अपनी खुद की भी एनालिसिस करो बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू चेक आउट आवर चैनल मेंबरशिप कम्युनिटी, जिसका प्राइस मैंने आपके लिए काफी ज्यादा रीजनेबल कर रखा है। एंड ऑल्सो इस वीडियो के बाद बीजेपी ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पर फोकस किया है उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा।